नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। फाइनेंशियल गोल्स को पाने के लिए म्यूचुअल फंड आज एक अहम जरिया बन गया है। जैसे जैसे लोग अपनी अर्निंग्स और सेविंग्स को लेकर सतर्क हो रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के बीच म्यूचुअल फंड्स की मांग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन बाजार में मौजूद विकल्पों में कौन सा ऑप्शन है आपके लिए सबसे अच्छा, ये जानना भी अहम है। आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हम योर मनी में म्यूचुअल फंड पर करेंगे फोकस और सुलझाएंगे आपकी सारी उलझनें। आज शो पर हमारे साथ इन्वेंचर वेल्थ मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट मेहुल अशर। मेहुल, आपका स्वागत है। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। एसआईपी के क्या है फायदे, किन फंड में एसआईपी होगी सबसे फायदेमंद, क्या एसआईपी से बेहतर है, क्या एसआईपी बेहतर है या एक मुश्त निवेश करने का विकल्प ज्यादा अच्छा है। साथ ही बताएंगे इन्फ्लेशन बॉन्ड में पैसा लगाना है बेहतर या एफडी होगा ज्यादा फायदेमंद। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक यहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हैदराबाद से प्रशांत कुमार। प्रशांत, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। लगता है प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनका सवाल हमारे पास है। मेहुल जानना चाहते हैं एसआईपी के बारे में। इन्होंने यहाँ पर कुछ फंड्स चुने हैं अपने लिए और जो ये प्रदर्शन को लेकर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। यहाँ पर इन्होंने कुछ फंड्स में निवेश किया हुआ है जिनकी डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा इनके पास पीपीएफ और एफडी में भी कुछ निवेश है। तो बेसिकली एसआईपी को लेकर इनका सवाल है। ये जानना चाहते हैं कि अगर ये किसी एक फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं और कुछ सालों के बाद इनका फंड परफॉर्म नहीं करता है तो ये उस फंड से निकल जाते हैं, उसके बाद किसी दूसरे फंड में जाते हैं, उसका भी परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है तो ये तीसरे में चले जाएंगे। तो ऐसे में लगातार अगर हम देखें तो फंड के प्रदर्शन की वजह से वो फंड स्विच करते हैं, लेकिन बाद में जाके जो उनका एक्चुअल रिटर्न अमाउंट है उस पर असर पड़ता है इस स्विचिंग की वजह से। तो ये पूरा जानना चाहते हैं प्रशांत। ओके, सबसे पहला तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो एफडी और इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपेयर नहीं हो सकते हैं। आप एक एफडी को फिर भी कंपेयर कर सकते हो कि एक आप डेट फंड के साथ कंपेयर कर लिया या अक्रूवल बेस्ड डेट फंड के साथ कंपेयर कर लिया तो दोनों मैच हो जाते हैं। बट अगर जब हम इक्विटी की बात कर ही रहे हैं तो इक्विटी में जो वो उनको भी इंक्वायरी है कि इक्विटी में जब हम बात करते हैं तो वोलेटिलिटी पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। तो जब एक मौका ये होता है कि जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी जरूर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नेट ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देता है। विज़ाविस जब हम एक फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में सेफ्टी डेफिनेटली होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इन्फ्लेशन से बीट हो जाती है। तो इट इज़ बेटर कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका है तो आप इक्विटी में रहिए। नाउ कम्स टू सेकंड पॉइंट ऑफ इस कि भाई अगर उनका कोई फंड परफॉर्म नहीं करता है वो स्विच करते हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि उनका कोई फंड कोई अंडर परफॉर्म किया या कुछ वक्त तक अंडर परफॉर्म किया, और सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल कि आप बार बार फंड में से एग्जिट करे और चेंज करे। बिल्कुल। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 7 से 8 साल की अवधि में अगर वो फंड स्विच करते हैं, अगर 20 साल का कोई इनके पास टारगेट है और 7-8 साल में अगर ये फंड स्विच करते रहे प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, तब कितना असर पड़ता है रिटर्न्स पर? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग कमिंग बैक टू कि अगर जब वो शॉर्ट टर्म में अगर फंड में चेंज करते भी है तो उन्होंने कुछ तो अक्रूवल लिया है, वो बैक टू जीरो नहीं होता है। बैक टू जीरो तो नहीं होता है। जो भी उनका सपोज आज एक फंड ने 2 साल में परफॉर्मेंस नहीं दिया, 2 साल परफॉर्मेंस दिया है, तो आज 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट किया है, वो 1 लाख रुपया अगर उन्होंने अक्यूमुलेट किया है तो वो 7 साल में लगभग 180 हो जाएगा या 185 हो जाएगा। इवन दो ये वोलेटाइल सिनेरियो ऑफ के भी किसी महीने किसी साल में 2-3% मिला, किसी साल में उनको 7-8% मिला, किसी साल में उनको 10% 12% भी मिल गया, क्योंकि इक्विटी है तो ये चीज़ होना है। तो जब वो 180 एग्जिट करते हैं सपोज या 150 एग्जिट करते हैं तो उनका वो निवेशक 150 से प्रिंसिपल अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली 150 हो गया। तो जो नए फंड में जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कंपाउंडेड होके एंट्री हो रहा है जी। तो 150 का एंट्री हो रहा है, वो 150 से शुरू होगा। तो और अगर फिर भी उनका नेक्स्ट फंड भी अगर नहीं परफॉर्म करता है और एक स्विच मारते हैं तो अगेन सेम थिंग, सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इम्पॉसिबिलिटी सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि 15 साल में क्रिएट किया है और इसीलिए परफॉर्म करेगा ही नहीं। तो अगर नाउ कम बैक टू कि आप इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप इकोनॉमी पे बुलिश है, आप कंट्री पे बुलिश है, तो आप इक्विटी में आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं अपनी इकोनॉमी में नहीं ठीक है जब
और आगे नहीं चल सकता है तो इक्विटी इज अ बैड प्लेस टू इन्वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसीलिए भी तो एसआईपी के जरिए निवेश करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस तरह के उतार चढ़ाव से बचा जा सकता है अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करें तो। दैट्स एग्जैक्टली कि एसआईपी के जरिए ही जाना है जो, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि फिर भी एसआईपी के जरिए जाते हुए उस बावजूद भी अगर 7 साल तक, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट कि नेक्स्ट 7 to 10 years योर कंट्री नॉट गोइंग टू परफॉर्म एट ऑल, कि कंट्री जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डिप हो जाएगी। वो बहुत रेयर केस में पॉसिबिलिटी है और इस वक्त तो नहीं लग रहा है ऐसा। इसके अलावा इनके और भी निवेश इन्होंने अगर जानकारी यहाँ दी है पीपीएफ की और एफडी की, तो इन सब के अलावा जाहिर तौर पे बेहतर रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इनको म्यूचुअल फंड्स में ही बने रहना चाहिए और फंड स्विचिंग से बचना चाहिए शायद। एब्सोल्युटली, बेशक जैसे मैंने कहा कि फंड स्विचिंग उसी वक्त किया जाता है जब कोई मेजर चेंजेस हो जाती है। जैसे अगर आप अच्छे लार्ज कैप फंड के अंदर है और अच्छे मिड कैप फंड के अंदर है तो आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई फंड मैनेजर चेंज हो गया या कि फंड परफॉर्मेंस इज नॉट कमिंग फॉर 2-3 साल तक फंड परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको पहले पीयर से कंपेयर करें। ऐसा ना हो कि पूरी मार्केट ही खराब है और आप ये बोलो कि ये बिना फंड परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर पूरी मार्केट के फंड परफॉर्मेंसेस डाउन है, अगर आप उसका बेंचमार्क जो है, जो इंडेक्स है, अगर सेंसेक्स परफॉर्म कर रहा है या निफ्टी परफॉर्म कर रहा है और फिर भी आपका वो फंड जिसका बेंचमार्क है वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसमें से एग्जिट कीजिए। अगर सेंसेक्स और निफ्टी भी नीचे है जो उसका बेंचमार्क है और फिर आपका फंड नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो इट इज बेटर कि आप रुकिए, वो लेट द साइकिल गेट कंप्लीटेड। साइकिल जब टर्न होगी तो ऑटोमेटिकली वो सुपरनैचुरल रिटर्न दे देंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के डेट ऑप्शन के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया, इनमें तो लोगों का निवेश रहता ही है, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स के डेट ऑप्शंस की बात करें तो वो रणनीति कितनी सही होती है? सी म्यूचुअल फंड डेट ऑप्शंस इज ऑलमोस्ट कि मस्ट होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर। जैसे हम बोलते हैं कि एक पोर्टफोलियो आपका इक्विटी का होना चाहिए, एक पोर्टफोलियो आपका डेट का होना चाहिए और एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब हम म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स की बात करें तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वैरायटी है वहाँ पे। जैसे आपको अगर प्योर आपको कुछ दिनों के लिए पार्किंग करना है पैसे का, तो आप लिक्विड फंड में जा सकते हैं। 5 से 7 दिन की बात, 5-7 दिन, 1 महीना, 8 दिन, व्हाटएवर। अगर आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त है, आपका 3 मंथ्स के आसपास, आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड के 3 मंथ से 6 मंथ, 3 मंथ से 9 मंथ्स अगर आप जाना है तो आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड में जा सकते हैं। आपको उसके ऊपर अगर आपका होराइजन है तो आप डायनामिक बॉन्ड फंड्स में जा सकते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर कॉल ले लेता है कि उनको कब लॉन्ग टर्म जाना है, कब शॉर्ट टर्म जाना है। अगर आपको लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट यहाँ से कट ही होने वाले हैं तो आप जीसेक फंड में जा सकते हैं जो एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म लेता है। वोल्टाइल ज़्यादा होगा लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन आपको वो वोल्टिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो नेगेटिव भी जाएंगे। सो यू हैव गॉट वेरियस ऑप्शंस राइट फ्रॉम, जैसे एक और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का फंड है जो 3 इयर्स का होराइजन रखता है, तो जिसमें ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, वो प्योर अक्रूवल बेस्ड फंड है, उसमें कोई वोल्टिलिटी नहीं होती है, आपका कांस्टेंट जैसे एफडी के जैसे आप रिटर्न आते रहते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रशांत के साथ साथ तमाम दर्शकों को भी हम यही सलाह देते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में जहाँ तक फंड स्विचिंग की बात आती है, आपको एक तो अपनी फंड्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है। बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने फंड्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, लेकिन बार बार फंड स्विचिंग करना भी समझदारी की बात नहीं है। एसआईपी के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव से बचा जा सकता है और ऐसे आपका निवेश भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जारी रहेगा सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं मेहुल अशर। आगे बढ़ने से पहले बढ़ते हैं एक खास खबर की ओर। डॉइच बैंक ने आज अपना इन्फ्लेशन इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। आमतौर पर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड सीपीआई या डब्ल्यूपीआई से लिंक्ड होते हैं, ऐसे में ये बॉन्ड आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं, इस पर करते हैं चर्चा। सबसे पहले मेहुल जानना चाहेंगे, यहाँ पर महंगाई से जुड़े हुए ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड निकाले जा रहे हैं, फायदे के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ एक व्यूअर के नजरिए से, तो क्या फायदे हैं? ओके, उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के 2 तरीके के फ़ायदे हैं। एक तो आप उनको आपको जो नेट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न्स जो चाहिए वो पॉजिटिव रिटर्न्स जो चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज अगर एफडी आपको 9% रिटर्न दे रही है और इन्फ्लेशन जो है वो 11% है, तो आपको नेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको नेगेटिव रिटर्न्स बन रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जब इन्फ्लेशन ऊपर होता है तो आपका नेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा एक्स्ट्रा बनता है। जैसे अभी इस वक्त दो टाइप के इन्फ्लेशन बॉन्ड्स अवेलेबल है, एक डब्ल्यूपीआई लिंक्ड है
जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जी। एक CPI लिंक्ड है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ऑब्वियसली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काफ़ी फेवरेबल होता है बिकॉज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली काफ़ी हाई है। तो अगर हम वो देखने जाए और दोनों के रेट्स जो है वो एक 1.44 अबव WPI है, एक 1.5 अबव CPI है। लेकिन CPI इंडेक्स में इट्स मोर ऑफ रिटेल प्रोडक्ट। आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप खाली 5 लाख के ऊपर नहीं कर सकते। सो पर इंडिविजुअल खाली 5 लाख का ही प्रोविजन है इस वक्त। WPI में वो ऑप्शन नहीं है। सो नेट हम देखने जाए तो दे आर गुड प्रोडक्ट्स, शुड बी इन्वेस्टेड इनटू दैट। ठीक है, आप इनको एक अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं एक परसेंटेज पे। और इट ऑल्सो डज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गोल्ड। बिल्कुल, कि आप जब गोल्ड को आपको रिप्लेस करना है, कि गोल्ड आप नॉर्मली खरीदते क्यों थे कि आपको एक इन्फ्लेशन का हेज लेना था, तो उसके बदले ये अच्छा इन्फ्लेशन का हेज बन सकता है। तो इसीलिए वो एक पॉजिटिव रिटर्न है, तो वो आप डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में रख सकती है। अभी जो DWS का जो फंड जो लॉन्च होने वाला है वो उसमें एक डिसएडवांटेज डेफिनेटली है कि वो CPI पर नहीं है, WPI पर है। फंड है इसलिए वो डायरेक्टली इन्वेस्ट CPI पे नहीं कर सकता है। बट क्योंकि उसको डिस्काउंट में बॉन्ड मिल सकते हैं, क्योंकि उसकी WPI की जो डिमांड है इस वक्त स्लो है, तो इसकी वजह से वो आज उनको डिस्काउंट में मिल रहे हैं वो बॉन्ड्स। तो उसकी जो यील्ड है वो इस वक्त ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो एडवांटेज मिल सकता है उनको। डिसएडवांटेज ये दोनों बॉन्ड्स के अंदर एक ही चीज़ का है कि अगर इन्फ्लेशन जो हम RBI हमारे पीछे पड़ी है, RBI कभी किसी भी तरह से इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाए, तो इन्फ्लेशन जब नीचे आता है तो ये बॉन्ड के रिटर्न भी कम हो जाएंगे, रिटर्न में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन बाजार में जिस तरह के बॉन्ड्स और फंड्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, उनमें किस तरह का अंतर है और कौन सा सबसे बेस्ट है? कोई अगर आप रिकमेंडेशन भी यहाँ पे दे सके लोगों को। मतलब फंड्स जो लॉन्च हो रहे हैं वो मोरलेस यही एक अक्रूवल बेस्ड कैटेगरी, जैसे मैंने पहले बताया कि एक अक्रूवल स्ट्रैटेजी है, एक ड्यूरेशन प्ले है, और तीसरा जो है वो इंडेक्स लिंक अभी जस्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च कर रहा है DWS। ठीक है, तो अभी एक कैसे परफॉर्मेंस करेगा वो तो आगे ही चल के पता चलेगा। ठीक है, बट आई वुड नॉट कि आप एक छोटा पोर्शन ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट के जैसे आप गोल्ड में आप पूरा पोर्टफोलियो गोल्ड का नहीं बना सकते, या ज़्यादा आप गोल्ड नॉर्मली 5-6% 7% के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी आप 5-6% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करना चाहें FD से या FMP से, तो क्या ये बेहतर ऑप्शन है? FD से कंपेयर करेंगे डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि FD आपका जो नेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो भी नेगेटिव में है और ओवरऑल रिटर्न से भी कम है। यहाँ पे आपको नेट जैसे पता है, जैसे मैंने बोला कि आप किसी भी हाल में इन्फ्लेशन को आप बीट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर ही है। तो जब रिटर्न नीचे आए तो तभी उस वक्त इन्फ्लेशन भी नीचे है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। तो चलिए, अगर आपने भी इसमें निवेश किया हुआ या निवेश करने की सोच रहे हैं तो महंगाई पे जरूर नजर रखें, और महंगाई हमेशा बढ़ती ही रहे, ऐसी ही कामना कम से कम इस फंड में इन्वेस्टेड लोग ही करेंगे। लेकिन अगर महंगाई कम हो जाती है तो साफ तौर से आपके रिटर्न में भी यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में हमेशा तो महंगाई कम होगी, ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हम जब एवरेज लेने जाए तो लास्ट 30 साल की एवरेज है 7.74। चलिए, तो यहाँ पे भी हमारे सवाल का जवाब हमें मिल गया है। तो फिलहाल इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड एक बेहतरीन ऑप्शन है, और अगर ये CPI से लिंक्ड मिल जाते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं फिर से एक बार सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं MP से परिवेश मालविया। नमस्कार, सवाल पूछिए। परिवेश जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं ये पूछा था कि मैं 2008 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा हूँ, और मैंने HDFC टॉप 200, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में पैसे लगाए हैं। तो उस समय आपके चैनल पे ये सब फंड के पे जोर रहता था। अब मैं देखता हूँ तो आजकल आपके कुछ नए फंड UTI टाइप के और कुछ ये सब तो आते नहीं है, बल्कि ये भी कहते हैं आप लोग HDFC टॉप 200 में पैसा निकाल लें जी। तो अब ऐसे स्कीम में क्या किया जाए? ठीक है, तो यहाँ पर मेहुल, जैसे कि मेरे ख्याल से हम चर्चा भी कर रहे थे, यहाँ पर इसी तरह के कई दर्शक भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब होगा? ओके, पहला तो जो इनका कंसर्न है वो बिल्कुल सही है कि आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली तो
एक तो ऑप्शन का ये है कि आप एक अच्छा एडवाइजर साथ में रखें, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी ऑप्शन उनके साथ जब आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने फंड में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका कोई भी फंड जो है वो कांस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। Right. कभी कभी फंड मैनेजर से कॉल कर जा सकते हैं, लेकिन अगर वो फंड की लॉन्ग हिस्ट्री है और वो परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा, तो आप क्योंकि आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कुछ टाइम के लिए अंडर परफॉर्म भी कर रहा है तो आपको सस्ते में मिल रहा है वो, एंड इट विल कम बैक, क्योंकि फंड मैनेजर डेफिनेटली वर्किंग टुवर्ड्स द फंड, तो वो जब पॉजिटिव रिटर्न में आ जाएगा। तो आप जब कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें सोचिए मत। और क्योंकि इस वक्त नाउ सेकंड साइड क्या, इस वक्त सब लोग अलग डिफरेंट फंड्स रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि वो बाकी के फंड्स परफॉर्म बेटर कर रहे हैं। इसलिए अगर मेरे पास 2 फंड है तो मैं ऑब्वियसली जो बेटर परफॉर्म कर रहा है वही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका परफॉर्म फंड थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है या ज्यादा रिकमेंडेशन में नहीं आ रहा तो वो खराब फंड है। और बाय द वे इनके फंड्स मैंने देखे हैं, इनके सारे के सारे फंड्स काफी अच्छे हैं। आई थिंक यू शुड एब्सोल्युटली कैरी ऑन विद फुल कॉन्फिडेंस। आप अगले 10 साल के लिए भी उनको एब्सोल्युटली कैरी ऑन कर सकते हैं। फंड स्विच अप कब करना चाहिए ये मैं समझना चाहूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले HDFC टॉप 200 का यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, जो कि बहुत कॉमन कंसर्न रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए। हमें कई सारे सवाल भी इसी फंड को लेकर आए हैं शो पर भी। अगर इस फंड की हिस्ट्री हम देखें तो ये फंड की हिस्ट्री ऐसी है कि वापस से बाउंस बैक हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से अभी फिलहाल ये बाउंस बैक हो चुका है। और कोई अगर इसमें निवेशित रहा हो, कंटिन्यू किया हो अपना इन्वेस्टमेंट, तो अब अच्छा खासा रिटर्न उन्हें अब मिला होगा। एब्सोल्युटली, अगर हम देखने जाएं तो लास्ट 1 साल का रिटर्न भी उनका 16% प्लस है जी। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड रिटर्न। हाँ, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि किसी और ने 18% दिया या किसी और फंड ने 30% भी दे दिया है तो फेयर इनफ, बट इनका परफॉर्मेंस भी कहीं कम नहीं है। तो 16% अगर हम देखेंगे तो अपनी एवरेज से ऊपर ही है। तो आपको एक एवरेज ये देके चलना है कि कोई भी इक्विटी फंड के अंदर आपको 12% प्लस अगर रिटर्न मिल रहा है, आई थिंक द फंड इज डूइंग प्रीटी डिसेंटली वेल। फिर अगर आप पेयर्स में आप कंपेयर कर रहे हैं कि कभी किसी का अंडर परफॉर्मेंस है तो आप उसकी लॉन्ग हिस्ट्री देखिए कि डज इट कम बैक, इफ इट्स कम बैक देन स्टिक ऑन टू इट। बिल्कुल, एक ट्रेंड होता है जिसमें एक फंड परफॉर्म करता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम ट्रेंड के विपरीत परफॉर्म करते हुए किसी फंड की बात करें, जैसे कि अगर बाजार में बाजार नीचे है तो जाहिर तौर पे आपके रिटर्न और वो फंड की परफॉर्मेंस भी नीचे जाएगी। लेकिन ऐसे हालात में अगर हम कोई और सिचुएशन ले लें जहाँ पे बाजार ऊपर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको निकल जाना चाहिए उस फंड में से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको वो कॉल इस तरह से लेना है कि ऐसे आप बिल्कुल हम एक स्टेज के ऊपर सब चेंज कर दे तो आप खाली स्विचिंग करते रहोगे और आपका परफॉर्मेंस कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि आप एसआईपी में इसलिए जा रहे हो ना कि आप जब नीचे जाएगा तो आप और यूनिट्स बाय कर रहे हो उसकी ना। जैसे मैंने बोला कि उसका मेन रीजन स्विचिंग का कब होना चाहिए कि एक फंड मैनेजमेंट में चेंज हो गया, तो फंड मैनेजर जिसका जो एक स्टाइल से जो फंड मैनेज हो रहा था, सपोज फंड मैनेजर क्विट एंड दूसरी किसी फंड में ज्वाइन कर लिया, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम बेट जो कर रहे हैं फंड मैनेजर पे कर रहे हैं, फंड के अलग। एग्जैक्टली, राइट। दूसरा चीज कि अगर कोई स्टेटस चेंज हो गया, इसलिए आज आपने इन्वेस्ट किया एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी कंट्री को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको चलना चाहिए, द कंपनी शुड डूइंग वेल, बट लेकिन इस वक्त नहीं चल रहे हैं और ऐसा कोई रिफॉर्म्स भी नहीं आ रहे जो उनको बूस्टर दे, तो देन वो टाइम पे इट मेक सेंस कि आप एक बार उनको उनमें से बाहर निकल के शिफ्ट हो जाइए। पावर सेक्टर है फॉर एग्जांपल, पावर सेक्टर में बहुत सारी बातें चल रही है कि कुछ परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन उनके फंड को परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है क्योंकि वो स्टॉक्स को परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। तो वैसी कोई सिनेरियो चेंजेस हो जाती है या इकोनॉमिक चेंज हो रहा है तो आप शिफ्ट कीजिए। अगर आपका प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद अगर 3 महीने 6 महीने 8 महीने तक आपका कोई फंड बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसी के वजह से सेम कैटेगरी के दूसरे फंड परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप स्विच कर लीजिए, वरना आप रुकिए। चलिए, तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा परिवेश जी। आपके तमाम फंड्स यहाँ पे मेहुल ने चेक भी किए हैं जो कि अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ तक HDFC टॉप 200 की बात है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए। SIP के जरिए आपने निवेश किया हुआ है, निवेश करते रहिए, डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन करने की सख्त जरूरत है। और फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे म्यूचुअल फंड के सवालों के जवाब देना। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं मेहुल अशर। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अलवर से सुभाष चंद्र का सवाल। नमस्कार सुभाष, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं क्या नाम से अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। हाँ, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटी 5 साल की है, बेटा 3 साल का है। ठीक है, ठीक है ना। और मेरा जो
टोटल इन्वेस्टमेंट है अभी 11,000 पर मंथ है। कहाँ निवेश करते हैं आप 11,000 रुपए हर महीना? मैम मैं करता हूँ सिप के थ्रू करता हूँ म्यूचुअल फंड मार्केट में। कौन कौन से फंड है आपके पोर्टफोलियो में, अगर आपको नाम पता होगा अभी? मैडम मेरे पास में हाँ एक तो है बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन का इक्विटी फंड, ठीक है। 1500 रुपए की सिप है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसमें 2500 रुपए का सिप है। ठीक है। नेक्स्ट है मैडम मेरा क्या नाम से अपने ICICI फोकस ब्लू चिप का, ठीक है। उसमें 2500 रुपए है। ठीक है। इसके बाद जो चौथा फंड है वो IDFC प्रीमियर इक्विटी है जिसमें 3000 का सिप है। ठीक है, आप ये बताइए आप कितने सालों से इन फंड में निवेश कर रहे हैं? फंड हो रहा है रिलायंस का मैडम, पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से आप लगातार निवेश कर रहे हैं और आपका गोल है, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने बच्चों की शादी के लिए और पढ़ाई के लिए। देते हैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पर। मेहुल, क्या लगता है जिस तरह से इनका निवेश है 11,000 रुपए का और इन्होंने कुछ 4-5 फंड्स में यहाँ पर निवेश किया हुआ है, 2 साल से निवेश कर रहे हैं, क्या अपना गोल अचीव कर पाएंगे? सही चीज सही कर रहे हैं उन्होंने। उनके पास 2 मिड कैप है, 2 लार्ज कैप फंड्स है, तो बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट है। 11,000 के आसपास जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप 1,000-2,000 रुपया और बढ़ा दीजिए, क्योंकि 12 से 13,000 अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते तो इनकी 1 करोड़ की टारगेट अगर हम एट 12% पकड़ने जाए तो टारगेट पहुंच जाएगा। तो आई थिंक दैट इज व्हाट ही नीड्स टू डू फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। यहाँ पे उन्होंने 1 करोड़ की बात की है, लेकिन ये प्योरली इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए है। रिटायरमेंट के लिए शायद उन्होंने प्लानिंग यहाँ पर नहीं की है, जो डिटेल्स हमारे पास हैं भी, तो उसके लिए क्या इन्हें अलग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या और? बिल्कुल ही करनी चाहिए। तो ये जब रिटायरमेंट के लिए जब करेंगे तो उनको एक अलग से अमाउंट, ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट उनको निवेश करनी पड़ेगी, ताकि वो, बिकॉज जब इन्फ्लेशन लिंक हम करने जाएंगे तो काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाएगी। तो लगभग 1 करोड़ के आसपास उनके खाली रिटायरमेंट के लिए शायद जरूरत पड़ जाएगी उनको। यहाँ पर सुभाष, अगर आप हमें सुन सकते हैं अभी, तो ये बताएं कि आपके पास कोई टर्म प्लान है? मैम मैं टर्म प्लान लेना चाहता हूँ, अभी मैंने टर्म प्लान नहीं लिया है, लेकिन मेरे पास एक रिलायंस में मतलब इक्विटी तो मतलब रिलायंस की स्कोर है 1500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इनकी आय तो हमें पता है, तो इनको एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए अपने लिए। कितने का लेना होगा? इनको टर्म प्लान डेफिनेटली लेना चाहिए। उनकी इनकम लगभग अराउंड 3 लाख के आसपास की है, तो उनको एटलीस्ट 10 टाइम्स कवर मिलना चाहिए। तो लगभग 25-30 लाख के आसपास का टर्म प्लान काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। 25 से 30 लाख का टर्म कवर आपको लेने की सख्त जरूरत है। और जहाँ तक आपकी इन्वेस्टमेंट की बात है, आपकी गोल्स की बात है, 11,000 रुपये आप ऑलरेडी निवेश करते हैं, इसमें आप 2,000 रुपये और बढ़ा दीजिए और हर साल अपने आय के हिसाब से निवेश को भी आपको बढ़ाने की सख्त जरूरत है। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट में। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए मेहुल। और योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।